वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 8 फरवरी 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा पहला आर्टिकल प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में है। अभी हाल ही में सरकार ने हमारी पार्लियामेंट को ये जानकारी दी कि इस योजना का लाभ उठाने वाले महिलाओं की संख्या 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 1.75 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। स्कीम के बारे में बात करते हैं। ये एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है, मातृत्व लाभ योजना है, जिसे 2017 में लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होने का मतलब यह है कि इस स्कीम के खर्च का कुछ हिस्सा राज्यों को भी वहन करना होगा। स्कीम में जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया गया है। ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या है इस स्कीम का? देखिए, जब भी कोई महिला जॉब में होती है तो चाइल्ड बर्थ के पहले और चाइल्ड बर्थ के बाद उसे कुछ समय चाहिए होता है अपना और बच्चे का ख्याल रखने के लिए। उस दौरान वो काम नहीं कर पाती तो उसका वेज लॉस होता है, तो थोड़ा बहुत कंपनसेट किया जाता है इस स्कीम के माध्यम से। उस महिला को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि सेफ डिलीवरी हो और उसे अच्छा पोषण भी मिले। एट द सेम टाइम, अगर महिला प्रसव के तुरंत बाद जॉब पर जाने लगेगी, काम पर जाने लगेगी, तो बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाएगी। हो सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो प्रैक्टिस है वो भी प्रभावित हो, वो भी ना हो, कम से कम शुरू के 6 महीनों तक उसका भी प्रयास किया जाता है। बेनिफिशियरी की बात करते हैं। कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन या लैक्टेटिंग मदर, मतलब ऐसी माँ जिसे अपने बच्चे को स्तनपान कराना होता है, वो इसकी बेनिफिशियरी होती हैं। 2017 में स्कीम आई थी तो ये कहा गया था कि 1 जनवरी 2017 को या फिर उसके बाद कोई भी ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट हुई है वो इस स्कीम का हिस्सा बन जाएगी। जो फर्स्ट लाइव बर्थ है ये केवल उसके लिए ही एप्लीकेबल होता है और कोई भी महिला अपने जीवन में सिर्फ एक बार इस स्कीम का फायदा उठा सकती है। कुछ लोग ऑटोमेटिकली इस स्कीम के बाहर हो जाएंगी, जैसे कि अगर कोई भी ऐसी महिला है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या पीएसयू में जॉब करती हैं या फिर मैटरनिटी बेनिफिट की कोई और स्कीम अवेल कर रही हैं, तो वो इस योजना का हिस्सा नहीं होंगी। बेनिफिट्स में होता क्या है? 5,000 रुपये का कैश ट्रांसफर होता है, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में। पहला इंस्टॉलमेंट अगर ये बता दिया गया कि हाँ महिला प्रेग्नेंट है तो 1,000 रुपये का मिलता है। देन 2 और इंस्टॉलमेंट होते हैं, एक चेकअप के दौरान, एंटीनेटल मतलब प्रसव के पहले, और दूसरा जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद। तो 2-2 हज़ार के 2 इंस्टॉलमेंट और मिलते हैं, तो 5,000 का ये अमाउंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, कैश इंसेंटिव एक और योजना है, जननी सुरक्षा योजना। उसमें अगर उसका भी इंसेंटिव इसमें ऐड कर दिया जाए तो 6,000 का लगभग इंसेंटिव हो जाता है। इसके बारे में अभी बात करेंगे। देखिए, स्कीम जो है उसे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का जो प्लेटफॉर्म है उसी के अंडर में इंप्लीमेंट किया जाता है। बात करते हैं इस जननी सुरक्षा योजना स्कीम के बारे में। ये देखिए, एक मदरहुड इंटरवेंशन स्कीम है, 2005 में लॉन्च की गई थी नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसे इंप्लीमेंट करती है। ऑब्जेक्टिव इसका कोर ये है कि महिलाओं की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए। घरों में कई बार डिलीवरी करवाई जाती है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा होता है, तो उसे अवॉइड किया जाए। इस स्कीम में देखिए, यहाँ पर तो सीधे सीधे लिखा है कि 1,400 रुपये का कैश ट्रांसफर दिया जाता है, कैश असिस्टेंस, बट एक्चुअली में ये 600 रुपये से लेकर 1,400 के बीच होता है, डिपेंडिंग कि वो महिला अर्बन एरिया में है कि रूरल एरिया में है, जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट है उसमें है या फिर लो परफॉर्मिंग स्टेट में है। तो रूरल एरिया में और जो लो परफॉर्मिंग स्टेट्स है वहां पर ये 1,400 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि एक्सरसाइज युद्धाभ्यास 2021 के बारे में है। ये 16th एडिशन है इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का, जो 8 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में हो रहा है राजस्थान में। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल पास होता है। उद्देश्य ये होता है कि दोनों कंट्रीज की जो आर्मीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके काउंटर टेररिज्म के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए यूएन के मैंडेट के अकॉर्डिंग। जो यूएस की आर्मी है इस संबंध में काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है, क्योंकि इंडिया और यूएसए दोनों ही इस बात को लेकर कंसर्न है कि जो ग्लोबल टेररिज्म है उसे हमें खत्म करना है और इसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन को एनहेंस करते हैं दोनों देशों की जो आर्मीज़ हैं वो। इससे दोनों देशों के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो भी बेहतर होते हैं। इस बात को लेकर ये जो एक्सरसाइज है वो इस बात को भी दोहराती है कि इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। इंडो पैसिफिक रीजन देखिए, ये पूरा रीजन जो मैप में दिखाया गया है, जिसमें पैसिफिक का ये हिस्सा कवर हो जाता है और इंडियन ओशियन का ये हिस्सा। हालांकि चाइना चाहता है कि हम एशिया पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि एशिया में जो डोमिनेंट पावर है वो चाइना है। तो अगर वर्ड एशिया पैसिफिक इस्तेमाल होगा तो चाइना सेंटर में होगा, लेकिन अगर वर्ड इंडो पैसिफिक इस्तेमाल होगा तो सेंटर में इंडिया होगा। खैर, बाकी की जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंडो पैसिफिक
शब्द को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जो कि इंडिया के एक इंपॉर्टेंट रोल को पोर्ट्रे करता है। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसका टाइटल है एनालिसिस ऑफ डोनेशंस रिसीव्ड बाय रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पे दो शब्द हैं, रजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज्ड। इन दोनों शब्दों पर ध्यान देना होगा। देखिए, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी नई पार्टी जिसने हाल फिलहाल में खुद को रजिस्टर किया हो एज ए पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, लेकिन उसके पास अभी इतने इनफ परसेंटेज ऑफ वोट्स नहीं मिले हैं जनरल इलेक्शन में या फिर स्टेट इलेक्शन में कि उसे नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जा सके। तो मतलब वो रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन उन्हें नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। या कोई ऐसी पार्टी भी हो सकती है जिसने खुद को रजिस्टर करने के बाद अभी इलेक्शन कंटेस्ट किया ही ना हो। तो उन्होंने कितना डोनेशन रिसीव किया है उसके बारे में ये जानकारी है। यहाँ पर देखिए, जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज होती हैं वो बेनिफिट नहीं अवेल करते जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज अवेल करती हैं। अब नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी की रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। उसके पहले इस रिपोर्ट में क्या आया है, ये बताया गया कि पूरे देश में 2301 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उनमें से केवल 78 ने, यानी कि 3.39% पार्टीज ने जो भी उनका 2018-19 का डेटा था वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल करवाया है, जो भी कंट्रीब्यूशन उन्हें मिला है, जबकि केवल 82 ने 2017-18 का डेटा पब्लिक डोमेन में रखा है। तो यहाँ पर देखिए, जो एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि जहाँ 10 साल पहले पॉलिटिकल पार्टीज जो अनरिकॉग्नाइज्ड थी, रजिस्टर्ड थी, उनकी संख्या 1112 थी, वो बढ़कर 2019 में 2301 हो गई है, मतलब लगभग दोगुनी हो गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में आई है। देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आरपीए 1951 के सेक्शन 29A के मुताबिक होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। अब बात करते हैं किसी भी पार्टी के नेशनल पार्टी बनने की क्या प्री कंडीशंस हैं। देखिए, यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं पहली कंडीशन की। आप नेशनल पार्टी अपनी पार्टी को बनाना चाहते हैं, सपोज करते हैं आपकी पार्टी का नाम ए है, तो आपको नेशनल लेवल पे अपनी पैठ बेहतर करनी होगी। मतलब कि लोकसभा में आपके पास कम से कम 4 सीट्स होनी चाहिए। लेकिन लोकसभा में केवल 4 सीट्स पा लेने से आपकी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं बनेगी। इसके अलावा आपको एक कंडीशन और फुलफिल करनी होगी। एक कंडीशन ये है कि जो लोकसभा के लास्ट इलेक्शंस हुए उनमें जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पड़े हैं उनमें से 6% वोट्स आपको मिल जाएं, तो आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। लेकिन एक सिचुएशन लेते हैं कि आपको 4 सीट्स तो मिल गई, लेकिन लोकसभा में आपको 6% वोट्स नहीं मिले, तो क्या होगा? आपके पास एक ऑप्शन और है। आप 4 अलग अलग राज्यों में 6% जो टोटल वोट्स पड़े हैं वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली में उसमें पा लीजिए। तो या तो आप ये कंडीशन पूरी करके ये कंडीशन पूरी कर दीजिए 4 सीट्स वाली, या ये 4 सीट्स में 6% और इसके साथ 4 सीट की कंडीशन पूरी कर दीजिए, तब भी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब ये तो रही पहली कंडीशन। अथवा इसके अलावा एक ऑप्शन और आपके पास है। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं लोकसभा में, फॉर एग्जाम्पल 543, उसका 2%, यानी कि 11 सीट अगर आपको मिल जाती हैं तब भी आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। और तीसरा यह है, अगर आपकी पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा ले ले तो भी उसे नेशनल पार्टी बना दिया जाएगा। तो ये 3 विकल्प आपकी पार्टी के पास होंगे। अब आइए बात करते हैं किसी पार्टी को स्टेट पार्टी कैसे डिक्लेयर किया जाता है। 5 विकल्प यहाँ पर होते हैं। पहला, कम से कम आपको 6% वोट मिलने चाहिए जो भी वहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ है लास्ट उसमें। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, आपको कम से कम वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 सीट्स पानी होंगी। जैसे लोकसभा में 4 थी, वैसे यहाँ स्टेट असेंबली में 2 हैं। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें जितनी सीट्स हैं, या तो उसका 3% सीट आपको मिल जाए या फिर कम से कम 3 मिल जाए, जो भी ज़्यादा है वो, तो भी वो पार्टी राज्य की पार्टी बन जाती है, स्टेट पार्टी बन जाती है। तीसरा ऑप्शन ये है कि जो लोकसभा इलेक्शन है उस इलेक्शन में उस राज्य में आपको लोकसभा की 1 सीट मिल जाए और 6% वोट मिल जाए। वैसे तो सारा कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है लोकसभा में, लेकिन उस राज्य की पार्टी आपको मान लिया जाएगा, स्टेट पार्टी। चौथा ऑप्शन ये है कि आप राज्य में लोकसभा की जितनी सीट्स हैं हर 25 सीट पे आप 1 सीट जीत जाइए। सपोज करिए उस राज्य में लोकसभा की 75 सीट्स हैं, तो आपको कम से कम 3 सीट्स जीतनी होंगी लोकसभा में, तो आप उस राज्य की पार्टी बन जाएंगे। ठीक है, फिर ये 6% जो वोट का क्राइटेरिया है ये आपको नहीं फुलफिल करना पड़ेगा। और पांचवा ये है कि जो लोकसभा जनरल इलेक्शंस हुए हैं या फिर स्टेट की असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, इनमें आपको टोटल वैलिड वोट्स के 8% मिल जाए, फिर ये सीट वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा, तो भी वो पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी। तो इन 5 क्राइटेरियाज में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करने पर वो पार्टी स्टेट पार्टी बन सकती है। फायदा क्या होता है?
पहला फ़ायदा तो ये होता है कि उस पार्टी को एक रिजर्व सिंबल मिल जाता है जिसका इस्तेमाल केवल वो पार्टी करेगी। इलेक्शन के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन यहाँ पे टेलीकास्ट की फैसिलिटी मिलती है। हर पार्टी के कुछ स्टार कैंपेनर्स होते हैं, तो उस पार्टी के जो रजिस्टर्ड पार्टी है और रिकॉग्नाइज पार्टी है उसके स्टार कैंपेनर्स का जो खर्चा होता है वो उस पार्टी के खर्चे में इलेक्शन एक्सपेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये फायदे होते हैं। ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल दुनिया के पहले एनर्जी आइलैंड के बारे में है। डेनमार्क ने अभी प्लान अप्रूव किया है कि वो दुनिया का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाएंगे नॉर्थ सी में। लोकेशन देखिए, ये है डेनमार्क कंट्री, यूरोप में है ये। आसपास की कंट्रीज देखिए, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन। यहाँ पर देखिए ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड्स है, यहाँ पर बेल्जियम है और यहाँ पर आपको यूके दिख रहा है। बीच में ये नॉर्थ सी है। तो ये नॉर्थ सी में अपना ये प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं और यहाँ से ये आसपास इन सभी देशों को जो एनर्जी की सप्लाई है वो करेंगे। यहाँ पर देखिए ये आर्टिफिशियल आइलैंड होगा जिसका साइज 18 फुटबॉल फील्ड के साइज का होगा। हंड्रेड्स ऑफ ऑफशोर विंड टर्बाइंस लगाए जाएंगे कुछ इस तरीके से। ऑफशोर का मतलब है किनारे से दूर, समंदर में से टर्बाइंस लगा दिए जाएंगे जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जिसे ऑपरेट किया जाएगा इस आर्टिफिशियल आइलैंड से। एट द सेम टाइम ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आसपास के देशों के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, एनर्जी, एविएशन और शिपिंग सेक्टर के लिए भी। ये जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो ग्रीन एनर्जी होगी बिकॉज रिन्यूएबल सोर्सेज से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। मिलियंस ऑफ यूरोपियन हाउस होल्ड इस एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी यूरोपियन यूनियन ने एक प्लान अनवेल किया जिसमें उन्होंने ये बोला कि वो 2050 तक जो उनकी ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी है उसे 25 गुना बढ़ाएंगे और अपनी डिपेंडेंसी एक दशक में रिन्यूएबल सोर्सेज पे इनहेंस करेंगे। तो इस प्लान के तहत जो डेनमार्क का ये प्लान है वो डेफिनेटली उनके प्लान के अकॉर्डेंस ही है, तो उन्हें उसका पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। आप ये जानते रहिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड कौन बना रहा है तो डेनमार्क बना रहा है, कहाँ बना रहा है तो नॉर्थ सी में बना रहा है। ये जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो यूनिफाइड पोर्टल फॉर गोवर्धन के बारे में है। गोवर्धन स्कीम को 2018 में लॉन्च किया गया था, उसी के संबंध में अभी एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। बहुत कम संभावना है कि यूपीएससी क्वेश्चन आपसे पोर्टल पे पूछे, लेकिन हाँ इस स्कीम पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो गोवर्धन का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज को इंसाइट करना ताकि उसका उपयोग किया जा सके या उसको स्पीड अप किया जा सके। इस स्कीम को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा, जो कि जल शक्ति मिनिस्ट्री के तहत आता है। यहाँ पर देखिए उद्देश्य ये रहेगा कि फार्मर्स की इनकम को ऑगमेंट किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो इसका इस्तेमाल कंप्रेस्ड बायोगैस के तौर पे कर सकें। इनिशिएटिव में ये भी बात की जाएगी कि कुछ लोग आपस में मिलके जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है उसे लगाते रूरल एरिया में, उसका फ़ायदा उनको मिले। बेनिफिट ये होगा क्योंकि इंडिया के पास हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन लगभग 300 मिलियन की और डेली 3 मिलियन टन डंग निकलता है, उसका इस्तेमाल हम एनर्जी के तौर पे कर सकते हैं। इनकरेज करें फार्मर्स को कि वो जो काउ डंग है उसे वेस्ट ना समझे बल्कि सोर्स ऑफ इनकम समझें। रूरल पीपल को इससे फ़ायदा होगा, विलेज क्लीन और सैनिटाइज होगा और एनर्जी को लेकर जो हमारी सेल्फ रिलायंस है वो भी बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के बारे में है। इसका लेटेस्ट एडिशन अभी हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो एक्चुअली में जो द इकोनॉमिस्ट ग्रुप है उसकी रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन है। अब ये जो द इकोनॉमिस्ट ग्रुप है ये क्या है? द इकोनॉमिस्ट ग्रुप जो हम एक द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर देखते हैं उसी की एक सिस्टर कंपनी है, उसी की एक विंग है। तो ये तो हमने समझ लिया कि इसे जारी कौन कर रहा है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी कर रहा है। देखिए 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये 167 कंट्रीज़ को इवेलुएट करते हैं कि उनकी डेमोक्रेसी का स्टेटस क्या है। 5 कैटेगरीज हैं जिनमें इवेलुएशन किया जाता है। 2000 सिविल लिबर्टीज़, इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड प्लूरलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल कल्चर। देखिए हर कंट्री को 0 से लेकर 10 के बीच में स्कोर दिया जाता है 60 इंडिकेटर्स पर। अब यहाँ पे सारे देशों की जो डेमोक्रेसी होती है उसे 4 कैटेगरीज में डाला जाता है: फुल डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड रिजीम और अथॉरिटेरियन रिजीम। आपको जानना यह है कि इंडिया सेकंड कैटेगरी में आता है, यानी कि फ्लॉड डेमोक्रेसी। इंडिया फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में नहीं आता एज पर दिस इंडेक्स। क्या निकल के आया? नॉर्वे ने इंडेक्स को टॉप किया, आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा उसके बाद आए। इंडिया का स्कोर कम हुआ है 6.61। 2020 में इंडिया को 53rd पोजीशन दी गई है। 2019 में ये पोजीशन 51st थी, यानी कि अब से 2 पोजीशन बेहतर थी। और उसके पहले इंडिया की पोजीशन 41st थी, यानी कि हमारी पोजीशन लगातार गिर रही है। इस हिसाब से हमें फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में डाला गया है यूएस, फ्रांस, बेल्जियम और ब्राज़ील के साथ। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड आइसलैंड में है। गोवर्धन स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। डेमोक्रेसी इंडेक्स इसे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इस डिस्कशन को एंड करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोगों ने जब अपनी तैयारी शुरू की थी तो काफ़ी मुश्किलों का सामना किया होगा, जैसे सही सोर्सेज का ना पता होना, सिलेबस के छोटे छोटे डिटेल्स जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं उनका ना पता होना, वगैरह वगैरह। जैसे कि पिछले ही हफ्ते हमें एक पर्सन का कॉल आया था, बहुत रैंडम नंबर था ओनली आईएएस के लिए, अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने ओनली आईएएस चैनल को सुनना स्टार्ट किया था। उसने कई सारे ऐसे सोर्सेस को अपनी तैयारी के लिए चुना था जो कि आज से 10-15 साल पहले चलती थी। और भी कॉल्स और मेल्स हमें आते हैं कि ओनली आईएएस का पता थोड़ा पहले होता तो प्रिपरेशन और भी अच्छा हो सकता था या फिर और जल्दी सिलेक्शन हो सकता था। तो ऐसे आज भी लोग हैं दूर दराज के गाँव में और भी इधर उधर, जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस तो दूर गाइडेंस ही नहीं मिल पाता है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने ओनली आईएएस के साथ के रियल एक्सपीरियंसेस हमें कोरा पर शेयर कीजिए। चूँकि आप लोग पढ़ने में लीन होते हैं, हम ये आशा करते हैं कि आप कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करते होंगे और कोरा एक अच्छा ज़रिया है लोगों को सही रास्ता दिखाने का। आपके इस सपोर्ट के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जिन्हें आप चाहें तो उनके साथ वाले लिंक पर क्लिक करके आंसर्स लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको कहीं और भी लिखना है तो आप अपने ओनली आईएएस के साथ वाले रियल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोरा पे लॉगिन करना होता है और आप यहाँ पे किसी भी क्वेश्चन का आंसर टाइप कर सकते हैं। जैसे कि हम बचपन में एक पौधा लगा के भूल जाते थे, लेकिन बाद में वो पेड़ बन के अनेकों को छाया देता है। उसी तरह आपके ओनली आईएएस के साथ के एक्सपीरियंसेस से बहुत सारे लोगों को सही मार्ग पे चलने का मौका मिलेगा। ऐसा करके आप ओनली आईएएस का सपोर्ट तो कर ही रहे हैं और साथ में उन लोगों का भी सपोर्ट कर रहे हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे। आप हमें अपना कोरा पर लिखा हुआ एक्सपीरियंस स्क्रीनशॉट के रूप में मेल भी कर सकते हैं onlyiasexp@gmail.com पे। जिनके भी ये रियल एक्सपीरियंसेस मोटिवेटिंग होंगे, अच्छे होंगे, ऐसे 10 लोगों को ओनली आईएएस अपनी सभी उड़ान मैगजीन और एक बुक देके उनके प्रिपरेशन को सपोर्ट भी करेगा। हम यूँ तो नहीं कह रहे हैं कि आपके ओनली आईएएस के साथ वाले रियल एक्सपीरियंसेस के बदले हम बुक्स दे रहे हैं, क्योंकि बुक्स तो प्राइसलेस होती है। नॉलेज का अल्टीमेट सोर्सेज हैं बुक्स, और कहीं ना कहीं नॉलेज स्प्रेड करना ही हमारा अल्टीमेट एम है। तो आप सभी के इस ग्रेटिट्यूड के बदले ओनली आईएएस की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद।